Good morning, everybody. Myself Shweta, and I am here for the subject science for your NDA batch 2026 to 2027. तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है, तो बायोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले. तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से हम बेसिक जो हमारा मीनिंग है वो क्या है. डाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी. ओके, भिन्नता. द वेराइटी जो हमारे इकोसिस्टम, जो हमारे इन्वायरमेंट, जो हमारी एटमॉस्फेयर, जो हमारे लैंड, जो हमारे वाटर में एग्जिस्ट करती है. ओके, सो इट्स मीनिंग इज वेराइटी. एंड ऑफ लिविंग वर्ल्ड मीन्स इन आर इकोसिस्टम. In our world, so the different type of living things that are present in our atmosphere, in our environment are refers to the diversity in living world. तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम. सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन, और जो एक जनरल डेफिनेशन होती है बायोलॉजी की वो क्या होती है. तो बायोलॉजी इज कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज बायो एंड लॉजी. सो बायोज इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स लाइफ. बायोज मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी. सो बायोलॉजी हमारा दोनों वर्ड्स को कनेक्ट करके क्या बन जाता है, इज द स्टडी ऑफ लाइफ. Okay, is the branch of science which deals with the study of living organisms. Living organisms बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके सिस्टम को समझने के लिए लाइक वेरियस स्टडीज करी गई हैं. तो हमारी बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हम उनको समझें, उन पर रिसर्च करें, तो इसीलिए क्या होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है. द टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द लेमार्क. ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एनडीए में भी. तो जो बायोलॉजी टर्म है वो किसने कॉइन किया, सबसे पहले किसने बोलना स्टार्ट किया था, मतलब यूज किया था, इट्स लेमार्क एंड ट्रीवायरनर्स इन 1800 में. ओके, अ ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, सो ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन ब्रांचेस. तो एक इतनी बड़ी स्टडी को करने के लिए हमें उस पार्ट्स की जरूरत तो पड़ती है. तो इसके लिए हमारे पास बायोलॉजी 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइडेड है, विच आर बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. सो बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. तो बॉटनी हमारी क्या है, बॉटनी इज ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ द 2 टर्म्स, दैट इज वो भी ग्रीक वाले. तो बोटैन, बोटैन मीन्स हर्ब्स, herbs means plants. Okay, तो botany is the study of plants. ठीक है, और द थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी. तो बॉटनी का फादर कौन है, रिमेंबर एरिस्टोटल हमारा क्या है, फादर ऑफ ओवरऑल बायोलॉजी. ओके, और अगर हम इसको फर्दर आगे पढ़ेंगे तो एरिस्टोटल इज मोस्टली नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी. ओके, एंड थियोफ्रेस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी. तो जो बायोलॉजी को हम 3 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे उनके भी सब पार्ट्स हैं, एंड सब पार्ट्स में भी अलग अलग हमें फादर देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट वी हैव जूलॉजी. जू मीन्स एनिमल, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी. ओके, एंड एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी. Third one is my most favorite, that is microbiology. Micro means small and biology means study. ओके, तो माइक्रो मीन्स माइन्यूट या फिर स्मॉल, एंड बायोज मीन्स लाइफ. माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसमें आ जाते हैं हमारे बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस, जो हमारे माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, जो नेकेड आइज से कैसे भी देखना पॉसिबल नहीं है, हमें उनके लिए क्या लगता है, माइक्रोस्कोप लगता है. तो हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. इसने सबसे पहले अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था एंड उसमें माइक्रोब्स को एनालाइज किया था. तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ही फर्स्टली सॉ बैक्टीरिया बाय हिज ओन मेड माइक्रोस्कोप. इतना क्लियर है. उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग. अब बायोलॉजी से हमने क्या देखा था कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो अब हम कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जो नॉन लिविंग है या फिर लिविंग है हमारे इन्वायरमेंट में. तो लिविंग का सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक हम एक डिफरेंस है ब्रीदिंग का.
ओके जो चीज़ सांस ले रही है वो लिविंग है, जो नहीं ले रही वो नॉन लिविंग है। ठीक है, ये मेरे जो बहुत सिंपल डेफिनेशन है एक डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग में। तो लिविंग बींग्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। जो मैंने बेसिक बताई वो ब्रीदिंग है, लेकिन जो हम और भी कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्हें डिफरेंशिएट करती हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, cellular organization, cellular structure, nutrition, metabolism, growth, reproduction and homeostatic responses to environment। हम इन्हें आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं ये लिविंग्स में, ये नॉन लिविंग में। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है शेप एंड साइज। तो लिविंग थिंग्स का एक प्रॉपर शेप और साइज होता है। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का एक प्रॉपर शेप है, एक प्रॉपर साइज है, कहीं से भी डिफॉर्म नहीं हो रखी है हमारी बॉडी। ठीक है, और लिविंग बॉडी हैज इट्स ओन काइंड ऑफ साइज एंड फॉर्म। प्लांट देखोगे, प्लांट का भी एक अपना साइज है, बस उसकी ब्रांचेस इधर उधर जाती हैं। ठीक है, उसका साइज है, एक स्टेम निकलेगी उस पे से लीव्स निकलेंगे, डेफिनेट साइज है। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव अ साइज ऑफ देयर ओन। इनका अपना कोई साइज नहीं होता, इन्हें मोल्ड किया जा सकता है। लाइक कुछ हमें यूटेंसिल बनाना है तो यूटेंसिल के मोल्ड में डाल के हमने स्टील और फिर उसके बाद उसको यूटेंसिल बना दिया किसी भी शेप साइज में, प्लेट बना दी, बाउल बना दी। ठीक है, तो इनका कुछ भी डेफिनेट शेप या साइज नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। All living organism take the food material and utilize it for their growth and development। अब हमारे पास प्रॉपर साइज एंड फॉर्म है तो हमें ऑब्वियस बात है न्यूट्रिशन की भी नीड होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फूड मटेरियल लेंगे अपने इन्वायरमेंट में से और उसे कहाँ यूटिलाइज करेंगे, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब फूड लेंगे तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी हमें किन प्रोसेसेस से मिलेगी, मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म में भी कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म से। ठीक है, और नॉन लिविंग में क्या होता है, देयर आर नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में वो सालों साल, उसमें ना तो उसकी एजिंग होती है ना कुछ और डिजीजेस वगैरह होते हैं उसमें। तो वो क्या है, देयर आर नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन नॉन लिविंग। वो एक सर्टेन एज पे जाने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, उसकी सेल्स तो होती ही नहीं। खैर, नेक्स्ट आते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म प्रेजेंट। कैटाबॉलिज्म वो होता है जहाँ पे हम एक लार्जर सब्सटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एनाबॉलिज्म क्या होता है, द ज्वाइनिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू क्रिएट अ बिगर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है लिविंग बींग्स में, इनमें एब्सेंट हो जाता है नॉन लिविंग थिंग्स में। जब प्रॉपर शेप ही साइज नहीं होगा, कुछ न्यूट्रिशन ही नहीं होगा, तो मेटाबॉलिज्म कहाँ से होगा। नेक्स्ट वी हैव एक्सक्रीशन। अब हमने फूड लिया, न्यूट्रिशन ले लिया, उसका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन भी तो होगा। तो एक्सक्रीशन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सक्रीटेड। हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स, टॉक्सिन्स सब बाहर आएंगे। ठीक है, एक आउटलेट होगी। एक्सक्रीशन इज एब्सेंट, इनमें कुछ जा ही नहीं रहा है तो बाहर क्या, एक्सक्रीशन किस चीज़ का करेंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, शो डेफिनेट लाइफ स्पैन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अब एज भी बढ़ती है, लाइक कोई बच्चा है, फिर उसमें एडोलसेंस आती है, एडोलसेंस के बाद वो एडल्ट बनता है, एडल्ट के बाद वो ओल्ड एज आती है, ओल्ड एज के बाद फिर डेथ हो जाती है। तो एक प्रॉपर लाइफ स्पैन है हमारा। लाइफ वो है कि हम कितने साल तक जिएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर लिविंग वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनमें क्या होता है, एब्सेंट है। भाई आज तुमने कोई भी कुर्सी खरीदी है दुकान से और उसको सालों साल चल रही है, वो तुम्हारी एक जनरेशन ने देख लिया, दूसरी भी देख रही है, तो ये एजेड नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रिप्रोडक्शन। अब शो रिप्रोडक्शन, द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, अपनी ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं। ठीक है, प्रोसेसेस हो रही है तो अपनी ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, तो इनमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो जाता है नॉन लिविंग में। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मीन्स खुद को ढालना अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, शो अडेप्टेबिलिटी टू इन्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। इनको सर्वाइवल करने के लिए अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। ठीक है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अडेप्टेबिलिटी इज एब्सेंट। तुमने ठंड में बाहर चेयर रख दी, रखी रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट वी हैव न्यूट्रिशन। ये बता चुकी थी मैं, न्यूट्रिशन हमें बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी आएगी, डेफिशिएंसी से डिजीज कॉज होगा, फैटल डिजीज होगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, न्यूट्रिशन इज एब्सेंट होता है। टेक फूड फ्रॉम परफॉर्मिंग डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज। वाइटल वही है जो हमारे पास मेटाबॉलिक वाली होती हैं। ठीक है, वाइटल मीन्स जो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर प्रेजेंट। हम एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं बिकॉज वी हैव गॉट लिम्स एंड हैंड्स। ठीक है, ये लोग नहीं जा सकते। ओनली मैकेनिकल मूवमेंट इज प्रेजेंट बाय एक्सटर्नल फोर्सेज। कोई चेयर है, चेयर का एग्जांपल सब जगह चलेगा। चेयर को हम यहाँ से उठा के वहाँ रख देंगे तो एक्सटर्नल फोर्स हमारी लगी ना, वो खुद से तो मूव नहीं हुई, तो इसीलिए हम एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्हें मूव करा जा सकता है, खुद की मूवमेंट या मोटिलिटी इनमें नहीं होती। नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मैंने आपको बताया था, ब्रीदिंग करने वाला, सांस लेते हैं। कॉज ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल्स ऑफ द बॉडी एंड रिलीजेज एनर्जी फॉर फिजियोलॉजी। ठीक है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं हम, उनको वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। लाइक हमने ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज हमारी बॉडी में फर्दर डिवाइड होता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से। तो ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स रेस्पिरेशन में। ठीक है, मे रिलीज हीट ऑन बर्निंग। ठीक है, हीट ऑन बर्निंग, अब वुड है, वुड को हमने थोड़ा बहुत जला दिया, उसका स्मोक निकल गया, एनर्जी निकल गई, लेकिन है तो लिविंग थिंग सी, नॉन लिविंग थिंग, तो इसीलिए मे रिलीज हीट ऑन बर्निंग। ठीक है, इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी इज लाइक हमने गर्म पानी को छू लिया, एकदम से गर्म लगा हमें तो हमारी बॉडी ने स्टिमुलस जनरेट कर दिया। ठीक है, फर्क पड़ना किसी भी चीज से, तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई वही होता है कि भाई हमें कुछ महसूस किया, हमने बॉडी को, हमने तुरंत उसका रिएक्शन दे दिया। ठीक है, इनमें नो इरिटेबिलिटी, यानी कि ये स्टिमुलस कुछ भी जनरेट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो जो ये पीछे था, जो भी ये हमारे कैरेक्टर्स थे, जो भी डिफ्रेंशिएट करते थे लिविंग एंड नॉन लिविंग लिविंग बीइंग थिंग्स को, वही यही थे बस। रिप्रोडक्शन, मोटिलिटी, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स हमारे किसी काम के नहीं है, हमें मेन फोकस कहाँ करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स पे। ठीक है, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स used to distinguish them from non-living things. These are as follows. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, अब हम उनको जो हमने वो पॉइंट्स के उसमें पढ़े थे ना डिफरेंसेस में, अब हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या होता है, एक सेल में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। हमारी सेल का जो पूरा का पूरा इनर मैट्रिक्स होता है उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म में हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं जो जो इम्पोर्टेंट है एक सेल को सर्वाइवल के लिए। इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बोल दिया ना, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जिंदा रहने के लिए जरूरी है प्रोटोप्लाज्म, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म। इट इज द मोस्ट डायनामिक फीचर ऑफ अ लिविंग बीइंग। प्रोटोप्लाज्म क्या है, मोस्ट डायनामिक। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, लाइफ इज डिपेंडेंट अपॉन दिस डायनामिक नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्यों? बिकॉज मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म वही है, बिगर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं तो एनर्जी मिलती है। बॉडी को क्या चाहिए, अल्टीमेटली एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, अपना वर्क करने के लिए, प्रोडक्टिव रहने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, द डायनामिक, द लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दिस डायनामिक नेचर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है सेल स्ट्रक्चर। अब हमने देखा होगा सेल ऐसी भी होती हैं, सेल हमारी इरेगुलर भी होती हैं, सेल हमारी ऐसी सिग्मोइड शेप भी होती हैं, ये हमारी हार्ट सेल हो जाती है। ठीक है, लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल क्यों? स्ट्रक्चरल क्योंकि ये एक टिश्यू, बहुत सारी सेल्स जुड़ के क्या बनाती हैं, टिश्यूज, टिश्यूज बन के ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हुई ना सबसे छोटी इकाई हमारे स्ट्रक्चर में। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी स्ट्रक्चर सेल। और फंक्शनल क्यों? क्योंकि जो मेजर मॉलिक्यूलर, जो बिल्कुल बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे फंक्शन परफॉर्म होते हैं ना, वो हमारे सेल के अंदर ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव
इट इज द मोस्ट पेक्यूलियर फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता, सिर्फ किस में होता है, लिविंग थिंग्स में होता है. तो मोस्ट पेक्यूलियर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है ये कि सेल स्ट्रक्चर है, सेल है भाई, सेल से फिर टिश्यूज बन रहे हैं. ठीक है, इट इज द मोस्ट पेक्यूलियर फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारा पोषण. ठीक है, लिविंग बींग्स रिक्वायर एनर्जी दैट दे कैन यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब एनर्जी होगी तभी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, एनर्जी होगी जभी तो सेल्स डिवाइड करेंगे, एनर्जी होगी जभी तो फ्यूचर सेल्स बनेंगे, डॉटर न्यूक्लियाइज बनेंगी, वो आगे हमारी फर्दर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लिविंग बींग्स रिक्वायर एनर्जी दैट दे कैन यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स. मैंने बताया ना, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये तीनों हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, बॉडी को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है. कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे आ जाते हैं ग्लूकोज, ओके, फ्रक्टोज, सुक्रोज. ठीक है, प्रोटीन्स में हमारे आ जाते हैं भाई वेरियस अमीनो एसिड्स आ गए. ठीक है, अमीनो एसिड्स आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर बॉडी. ठीक है, और फैट्स में हमारे स्टार्च आ गया, जो हमारे लिपिड्स होते हैं, स्टार्च आ गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल आ गया. ठीक है, हमारी बॉडी में हर चीज स्मॉल स्मॉल अमाउंट में बेनिफिशियल होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स मेक फूड फ्रॉम वाटर एंड मिनरल्स एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, तो इसने एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्या दिया है, जैसे प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, प्लांट्स मेक फूड फ्रॉम वाटर. वाटर हो गया हमारा H2O प्लस वाटर एंड CO2. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो गया. ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में ये प्रोसेस होगी. ठीक है, और हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन. ठीक है, जो प्लांट इन्वायरमेंट में रिलीज कर देंगे हिट्रोट्रोफ्स के लिए, यानी कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते. ओके, तो ये हमारी एक एग्जाम्पल है हमारा न्यूट्रिशन कैसे मिलता है. ऑटोट्रोफ्स तो खुद ही बना लेंगे, हिट्रोट्रोफ्स प्लांट से एक्वायर कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मेटाबॉलिज्म. इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म इंक्लूड एनाबॉलिज्म. मैंने बताया था ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना के एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है. मेकिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, मेकिंग ऑफ द सब्सटेंसेस मतलब मेकिंग ऑफ द सब्सटेंसेस. ठीक है, फिर हमारा कैटाबॉलिज्म है ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंसेस. कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, उसे छोटे 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 पार्ट्स में, रिएक्शंस में, यहाँ पे कुछ भी कैटलिस्ट हो जाएगा हमारा जो इस रिएक्शन को फेवर करेगा और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देगा. तो मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेसेस आती हैं, कौन कौन सी, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इज द मेकिंग ऑफ सब्सटेंसेस एंड कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, मेटाबॉलिज्म लीड्स टू एनर्जी प्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म. मेटाबॉलिज्म हमें क्या प्रोवाइड करती है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम फैट हो, मतलब तुम मोटे हो गए हो, तो उसका मेटाबॉलिज्म रेट थोड़ा लो होता है क्योंकि उसकी बॉडी एफिशिएंटली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती. तुम फिर वही है जो ऐसे मोटे हो जाते हैं, फिर वो वर्कआउट जाते हैं, तो वर्कआउट से वो क्या करते हैं, बेसिकली अपना मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाते हैं. ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाने से हमारी बॉडी में क्या होता है, वो जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे 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 डिवाइड होते रहते हैं और अल्टीमेटली तुम्हारा वेट लॉस हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं रेस्पिरेशन. नेक्स्ट हमारी प्रोसेस आती है रेस्पिरेशन. इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन दिस प्रोसेस दे टेक अप ऑक्सीजन. ले ली ना हिट्रोट्रोफ्स ने प्लांट से ऑक्सीजन इन्वायरमेंट्स में एज ए न्यूट्रिशन. ठीक है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मैंने रिएक्शन बताया था, H2O प्लस CO2. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन रिलीज कर देगा. तो देखा, हम भी प्लांट्स को CO2 दे रहे हैं, रेस्पायर करके हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है. ठीक है, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. बाय दिस प्रोसेस द एनर्जी स्टोर्ड इन फूड इज रिलीज एंड इट इज यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज. ठीक है, रेस्पिरेशन यही है कि भाई हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, CO2 बाहर कर रहे हैं, CO2 प्लांट्स यूज कर लेंगे और जो प्लांट से ऑक्सीजन आएगी उसे हम यूज कर लेंगे. ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी है मूवमेंट। मूवमेंट कैसे करती है, क्योंकि भाई हमारे पास बोन्स हैं, हमारे पास लिम्ब्स हैं, हमारे पास मसल्स हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, एनिमल शो लोकोमोशन इन सर्च ऑफ फूड, निकलते हैं ना वो लोग फूड, शेल्टर, मेट एक्सेट्रा, इन सब की खोज में, तो वो चल के ही जाते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट यही होता है। प्लांट शो मूवमेंट ऑफ देयर पार्ट्स और ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्सेज टू ए स्टिमुलाई सच एज सनलाइट। अब बहुत ज़्यादा धूप है, कोई खड़ा है धूप में, नहीं रह सकता ज़्यादा देर के लिए खड़ा, भाई तुम्हें छाँव ढूंढने जाना पड़ेगा, तो तुम कैसे जाओगे, चल के जाओगे। तो यही तो है बेसिकली मूवमेंट का मतलब, ठीक है। इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मैकेनिकल मूवमेंट में भी प्रेजेंट। नॉन लिविंग में मैंने बता दिया, तुमने एक ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी जगह पे रख दिया, तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस लगा के तुमने उसे मूव कर दिया। नेक्स्ट वी हैव ग्रोथ, द इंक्रीज इन द शेप साइज एंड ड्राई वेट। अब कोई बच्चा है, बच्चा बड़ा तो होगा ना, एडल्टिंग तो होगी, तो वो ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, अच्छा न्यूट्रिशन लिया, अच्छा मेटाबॉलिक रेट है तुम्हारी बॉडी का, तो भाई तुम ग्रो कर गए, ठीक है। द इंक्रीज इन शेप साइज एंड ड्राई वेट ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड एज ग्रोथ। प्लांट्स में ग्रो इनडेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो प्लांट का अपर वाला पोर्शन होता है ना, उसमें प्रेजेंट होते हैं टिश्यू, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, ठीक है। एक्टिवली डिवाइडिंग, बहुत ज़्यादा एक्टिव तरीके से डिवाइड करते हैं इनकी सेल्स, ठीक है। तो प्लांट हमारे इसीलिए उनकी हाइट कुछ फिक्स नहीं होती, वो जितने अच्छे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे उतनी हाइट तक ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। बट इन एनिमल ग्रोथ इज डेफिनेट एंड इट स्टोर्स एट अ सर्टेन एज। अब हमारी हाइट भी एक सर्टेन एज तक ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती, ठीक है। तो ये लिविंग थिंग्स में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई हम रिप्रोडक्शन पे। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, ऑल लिविंग बीइंग कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इन प्रोसेस आर कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेंसिटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी। ये मैंने बता दिया कि सेंसिटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी। तो सेंसिटिविटी और अडेप्टेबिलिटी से हम बेसिकली क्या समझते हैं, सेंसिटिविटी की भाई हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस ने पेन कॉज करा और हमने इमीडिएट रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया हमारी बॉडी ने, ठीक है। अब गर्म आयरन है, तो गर्म आयरन पे अगर आपका अचानक से भी ऐसे हाथ लगता है कहीं से भी, तो यू विल लाइक ओ ये क्या हो गया, ठीक है। तो एकदम से हमारी बॉडी ने रिफ्लेक्स एक्शन करा ना, तो यही होता है सेंसिटिविटी। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिविटी, और ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव। और अडेप्टेबिलिटी क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी इज जैसे हमारे ठंड आ गई, ठीक है, हमारी बॉडी अब ठंड में सरवाइव करेगी, ठंड में अडेप्ट करेगी, ठीक है। तो अडेप्टेबिलिटी क्या कैसे करेगी अडेप्ट, जैसे हम शिवर करते हैं ना ठंड में, ठंड लगती है हमें, या फिर हम कम ब्लैंकेट वगैरह रखते हैं, वुलन क्लोथ्स पड़ते हैं, तो वो हमारा एक अडेप्शन वे है कि हम ठंड के अकॉर्डिंग कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। तो सेंसिटिविटी
एंड अडेप्टेबिलिटी। सेंसिटिव कि हमने इमीडिएट रिफ्लेक्स एक्शन करा बिल्कुल, अगर हमने बाहर कुछ हमें ऐसा लगा कि हमें पेन कॉज कर रहा है, और अडेप्टेबिलिटी कि हमने उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ढाल लिया। ठीक है, तो ऑल लिविंग बींग्स कैन सेंस ऑल द चेंजेस अकरिंग अराउंड देम। अब हमारे आसपास, हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है, हम ये सब कुछ सेंस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ऐसा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कि वी कैन सेंस आवर सराउंडिंग्स, कि हमारे आसपास में भाई अब लाइट चली गई है तो हमें मतलब गर्मी लग रही है, तो हमारी सेंसेस अच्छी है हमारी। ठीक है, हम जो हमारा स्किन, ईयर्स, आईज, ये सब कुछ सेंस कर सकती हैं। ठीक है, और अडेप्टेबिलिटी अकरिंग अराउंड देम, दस दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट कंडीशंस एंड कैन ऑल्सो अडेप्ट टू दीज डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो हमने न्यूट्रिशन लिया, अब वो न्यूट्रिशन डाइजेशन होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा फूड। डाइजेशन फूड होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो हमारी बॉडी ने उस पर केमिकल रिएक्शंस करे हैं, केमिकल रिएक्शंस करने के बाद जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स बचेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, अब उनको एक्सक्रीट भी तो करना है। ऐसे ही तो फैक्ट्रीज में होता है, फैक्ट्रीज में आप लोग रॉ मटेरियल लेते हो, रॉ मटेरियल पे फिर प्रोसेसिंग होती है, उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट बनता है। सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाने के बाद जो वेस्ट बच जाता है भाई, उसे बड़े बड़े पाइप्स के उसमें बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी को भी ऐसा कोई आउटलेट चाहिए ना, तो वो आउटलेट हमें किस फॉर्म में मिलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के फॉर्म में मिलता है हमारी बॉडी में। ठीक है, जो आप लोग यूरिन वगैरह पास करते हो, फीकल मैटर वगैरह पास होता है आपको, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं, वो हमारी बॉडी के रिएक्शंस के बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इन लिविंग बींग सच एज रिजल्ट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शंस सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंसेज आर। अब केमिकल रिएक्शन होगी, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है हमारी बॉडी में, तो जाहिर सी बात है अगर प्रोडक्ट होंगे तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स भी प्रेजेंट होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, लिविंग बींग्स कैन रिमूव दी सब्सटेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, जो यूरिन होता है हमारा, जो यूरिन जो हम पास करते हैं वो हमारा किस मतलब हमने पानी पिया ऊपर से, ठीक है, पानी अब हमारा H2O डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ हो गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो इकट्ठा होकर के बॉडी में यूरिन स्टोर हो गया। ठीक है, तो यूरिन को एक्सक्रीट करना इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो वेरियस हमें किडनी फेलियर भी हो सकता है, वेरियस हमारी किडनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद इट इज़ डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे टॉक्सिक है तो टॉक्सिक ऑब्वियस बात है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो बॉडी में नहीं रह सकता। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा, या कोई डिजीज कॉज करेगा, या फिर कोई पेन कॉज करेगा। ठीक है, तो टॉक्सिक मटीरियल्स एज द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हमारी बॉडी से बाहर निकलने बहुत ज़रूरी हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं। तो इसीलिए एक्सक्रीशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग बींग्स में। ठीक है, बर्ड्स भी करते हैं एक्सक्रीट, एनिमल्स भी करते हैं, मैमल्स भी करते हैं, हम भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल से हमारा क्या मतलब है कि भाई एक प्रॉपर लाइफ साइकिल है। अब हमारी लाइफ साइकिल में क्या है, पहले बर्थ हो गया, ठीक है, फिर हम चिल्ड्रन बन गए, ठीक है, फिर हम एडोलसेंट बन गए, मतलब टीनेजर बन गए, टीनेजर हो गया, फिर हमारी एडल्टिंग हो गई, ठीक है, फिर अल्टीमेटली हमारी ओल्ड एज आ गई, ठीक है, फिर हमारी डेथ हो गई। ठीक है, डेथ हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है आज के टाइम में, आज के सिनेरियो में लेके चलते हैं तो वो मोस्टली 60 ईयर्स की होती है, 60 ईयर्स। ठीक है, 60 ईयर्स क्यों, क्योंकि वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग सिर्फ इतने साल तक, एक एवरेज इतने साल तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ना प्रॉपर एक लाइफ स्पैन। मतलब क्या क्या स्टेज आएंगी ये हमारा पहले से ही डिफाइंड है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस अ डेफिनेट लाइफ साइकिल एंड इज द साइकिल ऑफ बर्थ, रिप्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली डेथ। ठीक है भाई, ये जो मैंने आपको बताया कि भाई पहले बर्थ लेंगे, फिर भाई चिल्ड्रन होंगे, टीनेज होगी, एडल्टिंग में आप लोग रिप्रोडक्शन करोगे, रिप्रोडक्शन के बाद तुम्हारी बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होने के बाद भाई अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हुआ ना एक प्रॉपर डिफाइंड बिल्कुल कि मतलब ना इधर से उधर ना इधर से उधर। ठीक है, प्रॉपर एक लाइफ स्पैन। ठीक है, तो यही मतलब है इसका। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ। ऑल ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेगुलेटरी इन द स्टेडी स्टेट।
ठीक है, दिस इज नोन एज होम्योस्टैसिस। अब क्या हो गया, होम्योस्टैसिस का एक मीनिंग क्या होता है, बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग, हमारी बॉडी क्या करती है, खुद को बैलेंस रखती है। आपने देखा होगा हमारी जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है, इस टेम्परेचर पे ही हमारी सारी केमिकल रिएक्शंस और जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्म होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ह्यूमन का ये होता है। अब विंटर्स में क्या होगा, विंटर्स में हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो हमारा बिलो 20 आ जाएगा। ठीक है, बिलो 20 आ जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिलो 20 नहीं आएगा। हमारी बॉडी का यही टेम्परेचर मेंटेन रखेगी हमारी बॉडी, क्योंकि जो हमारे प्रोसेसेस हैं वो उसको सिर्फ यही टेम्परेचर चाहिए। अगर 20 हमारा आ गया बॉडी का टेम्परेचर तो बॉडी परफॉर्म नहीं करेगी, प्रोसेसेस परफॉर्म ही नहीं होंगी उससे। ठीक है, वो कोल्ड स्टेज में चली जाएगी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर यही रहेगा। और समर में क्या होगा, समर में हमारा भाई, समर में टेम्परेचर चला गया मान लो हमारा एबव 40। ठीक है, एबव 40 डिग्री, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री के एबव 40 टू 43 नहीं जाएगा। नहीं जाने के बाद 40 डिग्री नहीं जानेगा, वो यही रहेगा। तो देखा, इन दोनों सिचुएशंस में हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी ने मेंटेन रखा, बैलेंस रखा, ना वो इधर गई ना वो इधर गई। ठीक है, ना वो बिलो 20 गई ना वो एबव 40 गई। ठीक है, तो यही द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ आर टेम्परेचर। ठीक है, ये सिर्फ लिविंग बींग्स कर सकते हैं कि वो अपनी बॉडी में, या तो एनिमल्स कर सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेगुलेटरी, उनकी बॉडी सेल्फ रेगुलेशन पे एग्जिस्ट करती है, खुद की बॉडी खुद का टेम्परेचर मेंटेन रखती है। ठीक है, तो इसी आर्ट को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस, द आर्ट ऑफ मेंटेनिंग वंस टेम्परेचर डिस्पाइट द सराउंडिंग्स में हमारे कौन सा टेम्परेचर है। ठीक है, होम्योस्टैसिस का बेसिक मीन्स क्या होगा, बैलेंसिंग। नेक्स्ट वी हैव पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक एक हमारी कैटेगरी होती है एनिमल्स की। पोइकिलोथर्मिक क्या होंगे, आर द ऑर्गेनिज्म विच मेंटेन्स देयर बॉडी टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब हम तो एनर्जी ले नहीं रहे, हमारी बॉडी तो सेल्फ रेगुलेटरी मोड पे है, लेकिन एनवायरमेंट में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं ताकि खुद के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। उनको हम क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक के एग्जांपल हमारे पास जैसे आ जाएंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में वो आते हैं हमारे मेंढक्स वगैरह, फ्रॉग्स वगैरह। ठीक है, रेप्टाइल्स में हमारे जो ये स्नेक्स वगैरह आ गई। ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स ये हमारे हाउस फ्लाइज हो गई, मॉस्किटो हो गए, ये क्या करेंगे, इन्वायरमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे to maintain their body temperature and are called as poikilothermic. ठीक है, next we have homeothermic. Homeothermic are organism whose body temperature is maintained by environment automatically. ठीक है, होम्योथर्मिक हमारे क्या होंगे, होम्योथर्मिक जैसे कि हम हैं, आर ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली। एनवायरनमेंट या उनकी बॉडी खुद का टेम्परेचर खुद अपने आप मेंटेन करती है। लाइक एग्जाम्पल, मैमल्स में हम आ जाते हैं, यानी कि अस ह्यूमंस। मैमल्स में और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे भाई मंकीज हो गए, इनका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रखती है बॉडी। ठीक है, एव्स हो गए जो बर्ड्स होते हैं हमारे, एव्स माने बर्ड्स। ठीक है, आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम इन सब टॉपिक्स को। ठीक है, अब हाइबरनेशन आप लोगों को सुना देखा होगा, जैसे जो फ्रॉग्स वगैरह होते हैं वो हमें ठंड के टाइम नहीं दिखते। वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट करते हैं, क्योंकि वो इतने लो टेम्परेचर को सर्वाइव ही नहीं कर सकते, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हाइबरनेशन इज द विंटर स्लीप। वो क्या करते हैं, एक बढ़िया सा कॉर्नर देखते हैं घर में या फिर कोई वॉल में क्रीक वगैरह हो, उसमें जा करके आराम से अपना ठंडी में सो जाते हैं। ठीक है, इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स स्लीप इन विंटर, लॉन्ग स्लीप लेगा वो। लाइक जब ठंड होनी स्टार्ट होती है ना हमारी नवंबर से,
ठीक है, नवंबर से, और वो निकलेंगे फिर उसके बाद जैन के लास्ट में या फेब की स्टार्टिंग में, जब हमारे थोड़े गर्म दिन आ जाएंगे, ठीक है, ठंड नहीं होगी तब। तो हाइबरनेशन इज द विंटर स्लीप इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक अ लॉन्ग स्लीप इन विंटर, वाइल एस्टिवेशन इज द समर स्लीप। अब एस्टिवेशन में मेनली कौन जाते हैं, हमारे फिशेज वगैरह, ठीक है, जो वाटर में हमारी फिशेज होती हैं वो हमारी जैसे हाइबरनेशन हमारी विंटर स्लीप है ना, एस्टिवेशन क्या है, हमारी समर स्लीप है, ठीक है। विंटर स्लीप इज वो ठंड में सोने के लिए जाएंगे, समर स्लीप उनसे हाई टेम्परेचर नहीं सा आ जाएगा तो वो समर स्लीप में चले जाएंगे। एस्टिवेशन के अंदर कौन जाता है, हमारी मोस्टली फिशेज जाती हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है अगला टॉपिक लाइफ साइंसेस का, ठीक है। लाइफ साइंसेस, लाइफ तो पता चल गया तुम्हें, जिसके वो होते हैं, मतलब जिसकी प्रोसेसेस होती हैं, जिनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है। फिर जो साइंस है, साइंस वही है जो हमारी सब्जेक्ट है, जो हमारा जो हमें फिनोमिनन्स बताता है, ठीक है। अब हम जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे लाइफ साइंस के अंडर, ठीक है। तो लाइफ साइंसेस रिफर्स टू द ब्रॉड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ब्रॉड आ गया ना, ब्रॉड मतलब डिटेल्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप जा करके हम अपने फिनोमिनन्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी किसके अंडर आती है, हमारी लाइफ साइंसेस के अंडर, ठीक है। फिर उसके बाद इट इन्वॉल्व्स अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑल्सो। तो हमारे पास ऐसा है, बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता कि भाई हमेशा थ्योरी या एक्सपेरिमेंट्स हैं। बायोलॉजी में हमारी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी आती है। मैथमेटिक्स कैसी, जो हमारा बायोलॉजिकल डेटा कभी कभी इन्वायरमेंट में होता है तो उसको हम मैथमेटिक्स टूल की हेल्प से हम उसे इकट्ठा करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसे कलेक्शन का काम हम मैथमेटिकल टूल से करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी आ जाती हैं लाइफ साइंसेस के अंदर, ठीक है। दिस इज नेसेसरी टू स्टडी दीज ब्रांचेस इन लाइफ साइंस मेनली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। इस लाइफ साइंसेस क्यों ज़रूरी है पढ़ना, अब उसके हमारे पास कुछ एस्पेक्ट्स हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक वही जो हमारी बॉडी में कहीं बाहर से आए हैं, ऑर्गेनिक वही जो हमारी बॉडी ने खुद के बनाए हैं या जो नेचुरल होते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक क्या, या तो हम बाहर से उनका इनटेक कर रहे हैं या फिर हम कहीं उसके किसी सोर्स से ले रहे हैं। ऑर्गेनिक क्या, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, खुद मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। देन वी हैव इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म आयंस इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज। अब हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आयंस होते हैं वो K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इनसे हमारी मोस्टली प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म आयंस, ठीक है। जैसे भाई अब NaCl है, NaCl क्या हमारा कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। अब NaCl हमने वाटर में ले लिया, NaCl है, ठीक है। अब हमने इसे वाटर के साथ ले लिया NaCl को, ठीक है। अब हमारी बॉडी में जा करके ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो हमें कौन कौन से आयंस मिल गए, Na पॉजिटिव मिल गया, क्लोरीन आयन मिल गया, ठीक है। तो Na पॉजिटिव हमारी बॉडी में कुछ पंप्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो हम आगे जा करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें मिल गए ना इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमें Na पॉजिटिव आयंस मिल गए। तो यही लिख रखा है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म आयंस विच इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज, ठीक है, विच इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज। नेक्स्ट वी हैव द pH ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेंटेन्ड बाय एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ठीक है। एसिड बेस के इक्विलिब्रियम से हमारी बॉडी में जो हमारा pH ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, pH वही होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। pH इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हमारी बॉडी को एक सर्टेन pH की नीड भी होती है, टेम्परेचर की भी होगी, प्रेशर की भी होगी। तो वो हमारी बॉडी कैसे मेंटेन रखती है, बाय एसिड बेस इक्विलिब्रियम में। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें मेनली एसिड यूज होता है। तो भाई ज़्यादा बॉडी में एसिड प्रोड्यूस ना हो तो उसके इक्विलिब्रियम में कौन आ जाता है, फिर बेस आ जाता है, ठीक है। यही था इसमें बस कि भाई लाइफ साइंसेस के एस्पेक्ट्स
कि इंपॉर्टेंट होते हैं. Next, the movement of the molecules in and out of the cell is governed by diffusion and osmosis. Diffusion and osmosis हमारी दो processes होती हैं कि भाई एक सेल से दूसरी सेल में कैसे ट्रांसफर होगा चीज़ों का. तो डिफ्यूजन हमारा क्या होता है? डिफ्यूजन जैसे कि हमारी कोई सेल मेम्ब्रेन है, अब इसके जैसे ये हमारी कोई सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब इसके हमें यहाँ पास करवाने हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये हमें इस साइड पास करवाने हैं ऐसे करके. तो हमारे पास कब होगा? जब हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा. प्रेशर ग्रेडियंट सुना होगा ना आप लोगों ने. प्रेशर ग्रेडियंट वैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. एक जोन हमारे पास हाई कंसंट्रेशन का बनेगा, एक जोन हमारे पास लो कंसंट्रेशन का बनेगा, ठीक है. तो जो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन हमारा कहाँ माइग्रेट करेगा? लो कंसंट्रेशन टू हाई पे, ठीक है. ऑस्मोसिस इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है. डिफ्यूजन हमें जनरली सब चीज़ में देखने को मिलता है. ऑस्मोसिस इतना डिफ्यूजन जितना मतलब वो नहीं है. जितना डिफ्यूजन होता है उतना ऑस्मोसिस नहीं होता. ऑस्मोसिस सिर्फ हमारा ऑस्मोटिक सेल या जहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन गया वहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फिर लाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंड्यूसिंग डेफिनेट पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज. तो लाइट भी हमारा बहुत रोल प्ले करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंड्यूसिंग डेफिनेट पैटर्न्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, कि हमारी बॉडी लाइट से कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है. Next we have living beings exchange their energy with surroundings, hence they are example of open system. अब हमारे पास environment में दो सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज्ड सिस्टम होता है, ठीक है. ओपन सिस्टम वहाँ होते हैं जहाँ पे एनर्जी आ भी रही होती है, एनर्जी जा भी रही होती है इन्वायरमेंट में, ठीक है. बॉडी में भी आएगी, इन्वायरमेंट में भी जाएगी, ठीक है. तो जो एक्सचेंज होता है एनर्जी का जिस सिस्टम में, उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम. और क्लोज्ड सिस्टम क्या होगा? उसमें एनर्जी का कोई फ्लो नहीं होगा, कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है. जैसे हमारी कौन सी क्लोज्ड सिस्टम का एक नॉन लिविंग एग्जाम्पल है हमारे पास, जो हमारे थर्मसेज होते हैं, ठीक है. थर्मस बॉटल होती है ना हमारी, ठीक है. अगर उसमें हम ठंडा पानी डालते हैं तो ठंडा ही रहता है, गर्म डालते हैं तो गर्म ही रहता है, बिकॉज एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता. तो वो एक क्लोज्ड सिस्टम है. हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी ओपन सिस्टम है, सराउंडिंग से एनर्जी लेगी भी और देगी भी, ठीक है. तो ओपन और क्लोज सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट है. द साइंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा. तो मैंने बोला था ना, लाइफ साइंसेज इज नॉट ऑल अबाउट बायोलॉजी, ठीक है. वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स तीनों को अपने साथ लेके चलती है. तो हमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक वाले टूल की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? जब हम या तो बायोलॉजिकल डेटा को कंपाइल कर रहे होते हैं या फिर हम उसे एनालाइज कर रहे हो. जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इन्वायरमेंट के टॉपिक में हमारी ये मैथमेटिकल टूल्स की, ग्राफ्स की और भाई डिफरेंट एसआई यूनिट्स की बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है, बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. फिर क्लासिफिकेशन, तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं. इतना तुम लोग रिवाइज करके आना, ठीक है. जो भी अभी तक मैंने कराया है, जो लिविंग पहले हमने करा था बायोलॉजी किसे बोलते हैं, फिर बायोलॉजी के बाद हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में हमने डिफरेंसेस करे थे, ठीक है, क्या क्या एस्पेक्ट हैं. फिर उसके बाद हम लाइफ साइंसेस पे आए थे, फिर हमने डिटेल में करे थे जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. फिर हम इस पे आए थे लाइफ साइंसेस पे, और फिर अब हम कल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कल करेंगे, ठीक है. आज के लिए इतना बहुत है, रिवाइज करके आना कल. ओके, थैंक यू क्लास.